वेलकम है आप सभी का एमसीक्यू एग्ज़ाम मास्टर के आज के एक और वीडियो में। इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं आरएससीआईटी के पीवाईक्यूज़ और इसी सीरीज़ में आज का आखिरी वीडियो रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे 28 जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यूज़ को। इस तरह से हमारे चैनल पर लगभग पिछले 2 साल के सभी आरएससीआईटी के पीवाईक्यूज़ के वीडियोज़ आ चुके हैं, तो आप रिवीज़न के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इसके लिए सिलेबस पर एक बार नज़र डालते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सवालों से। आज का पहला सवाल है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट। हमें सवाल में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया जाता है सिस्टम के द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर हमें वर्ज़न का ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि इसमें बताया गया है 2010 वर्ज़न के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर एक छोटा-सा डिफ़रेंस है जिसे हम देखेंगे राइट आंसर देखने के बाद में। इस सवाल के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। इसके लिए फ़ाइल एक्सटेंशन यूज़ होता है .docx। अब यहाँ जो जिन भी एस्पिरेंट को कन्फ्यूज़न है ऑप्शन सी के साथ में, जिसमें लिखा गया है .doc, तो जिस बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वर्ज़न से रिलेटेड ही ये डिफ़रेंस जनरेट होता है, जिसे हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। .doc का इस्तेमाल किया जाता है 97 से 2003 तक के डॉक्यूमेंट वर्ज़न के लिए, और उसके बाद के डॉक्यूमेंट वर्ज़न के लिए .docx फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो एमएस ऑफिस में प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके लिए कौन-कौन से फाइल एक्सटेंशन अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर डुप्लिकेटिंग ए सेलेक्टेड स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कार्य करते समय किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस डी। डी यानी कि डुप्लीकेट को इंडिकेट करता है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। राइट क्लिक कर कर हम किसी भी स्लाइड पर राइट क्लिक करके भी हम डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम ऑफ द एक्टिव सेल। सवाल में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्य करते समय अगर हम किसी एक्टिव सेल या किसी बॉक्स में हम कार्य कर रहे हैं जो कि सेलेक्टेड है, उस सेलेक्टेड बॉक्स के रेस्पेक्ट में जो पूरा कॉलम रहेगा, उस कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है रॉ और कॉलम के लेकर, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हमें एक्टिव सेल की रॉ जो है उसे सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाएगा, और कॉलम सेलेक्ट करना है तो सी से कॉलम, सी से कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाएगा। Next question. In Excel 2010, how can you use freeze panes to keep the top row and left column visible while scrolling a large worksheet? सवाल में पूछा गया है कि Excel 2010 में कार्य करते समय अगर कोई वर्कशीट बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिस बहुत बड़ी वर्कशीट का मतलब ये है कि हम एक ही बार में उस वर्कशीट में जितना भी डेटा अवेलेबल है वो एक स्क्रीन पर हम नहीं देख सकते हैं। वो डेटा देखने के लिए हमें उस स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ेगा स्क्रॉल बटन की सहायता से। अब सवाल में आगे पूछा गया है, अगर इतनी बड़ी स्क्रीन है या वर्कशीट अवेलेबल है, तो हम ऐसा क्या करें कि जो ऊपर की टॉप रो है और लेफ्ट साइड में जो कॉलम है, वो दोनों तो मूव ना हो, फ्रीज हो जाएं, बाकी सारी वर्कशीट में हम मूव कर पाएं या बाकी डेटा को हम स्क्रॉल करके देख सकें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सेलेक्ट द रॉ एंड कॉलम एंड देन क्लिक ऑन फ्रीज पेन्स अंडर द व्यू टैब। व्यू टैब में जाके हम सेलेक्टेड रॉ और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। सेपरेटली भी इनके लिए ऑप्शन अवेलेबल रहता है फ्रीज पेन्स में, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हमें टॉप रो को फ्रीज करना है तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं सेपरेटली, और फ्रीज फर्स्ट कॉलम है तो उसे भी सेलेक्ट करके हम फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, पर ये प्रोसेस हमें 2 बार करना पड़ेगा। अगर हमने सेलेक्ट की हुई हैं दोनों कॉलम और रॉ एक साथ, तो उन्हें एक साथ फ्रीज पेन में जाके फ्रीज करके हम एक ही बार में ये कार्य कर सकते हैं। Next question. In PowerPoint 2010, what features allow you to broadcast your presentation online and share a link with others? PowerPoint 2010 में कौन सा फीचर अवेलेबल रहता है जो कि हमारे द्वारा तैयार किए गए प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने में या उसको ब्रॉडकास्ट करने में, ब्रॉडकास्ट इन द सेंस ऑनलाइन हम दूसरी जगह पर, जैसे टीवी चैनल पर किसी सीरियल का ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है, इसी तरह हम अपने प्रेजेंटेशन का दूसरे डिवाइसेस पर जो कि कहीं ऑनलाइन या दूसरी जगह पर अवेलेबल है, वहाँ पर हम उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ, साथ ही साथ उसका एक लिंक भी शेयर कर पाएँ। तो ये फीचर
किस में अवेलेबल होता है? इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, ब्रॉडकास्ट स्लाइड। सभी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। किसी भी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए दिए गए ऑप्शंस में से क्या किया जा सकता है? आप सभी ऑप्शन ज़रूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि चूज़ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी दोनों में से कोई भी एक कार्य करके हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में जहां कहा गया है कि हम कीबोर्ड में F5 की को प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, और ऑप्शन बी में कहा गया है सेलेक्ट द व्यू शो ऑप्शन फ्रॉम द स्लाइड शो मेन्यू। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है। इसमें कहा गया है कि स्लाइड शो मेन्यू के अंदर स्लाइड शो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में हम स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है व्हाट इज़ यूज्ड बाय ए सर्च इंजन टू फाइंड इंफॉर्मेशन। किसी भी सर्च इंजन के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। इसे हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। अगर गूगल पर आप सर्च करेंगे MCQ एग्जाम मास्टर, तो वो किसकी सहायता लेगा? गूगल, जो गूगल यहाँ पर सर्च इंजन है, और MCQ एग्जाम मास्टर आपने सर्च करना है, तो वो किसकी सहायता से MCQ एग्जाम मास्टर को सर्च कर पाएगा, यही हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी का इस्तेमाल करके वो MCQ एग्जाम मास्टर को सर्च कर पाएगा। इन सभी का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इन सभी टर्म्स को ज़रूर समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर कॉल्ड। किसी भी कंप्यूटर में टर्निंग ऑन यानी कि स्टार्ट करना, टर्न ऑन करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से चूज करके हमें बताना है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि बूटिंग। एक स्मॉल इन्फोग्राफिक प्रोसेस आप यहाँ बूटिंग का स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल 2010 विच चार्ट टाइप इज बेस्ट सुटेड फॉर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा सेट्स। सवाल में पूछा गया है एक्सेल 2010 के अंदर चार्ट का वो कौन सा टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है उन तरह के चार्ट्स को दिखाने के लिए जहाँ पर हमें दो तरह के डेटा सेट्स को कंपेयर करना होता है या उनके अंदर कोई हमें संबंध बताने की ज़रूरत होती है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, बार चार्ट। जहाँ तक कि सवाल का लैंग्वेज है उसके हिसाब से बार चार्ट बहुत ज़्यादा सूटेबल और क्लोज ऑप्शन है। बाकी सभी ऑप्शन की सहायता से भी हम दो तरह के डेटा सेट्स में रिलेशनशिप ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट सूटेबल है, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। इसके लिए एग्जांपल आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ दो की जगह तीन डेटा सेट्स को लिया गया है। जैसे कि आप देख पाएंगे तीन ऑटोमोबाइल कंपनीज अवेलेबल हैं, हुंडई, टाटा एंड महिंद्रा, और इनका मंथली सेल का डेटा दिखाया गया है कलर कोडिंग के हिसाब से, और बार की लेंथ के हिसाब से हम यहाँ कंपेयर कर पाते हैं कि किस कंपनी की सेल्स किसी दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में कितनी रही है, साथ ही साथ हर महीने में कितने ज़्यादा चेंजेस रहे हैं कंपनी वाइज सेल्स के। चलते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा इन ए स्प्रेडशीट। सवाल में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो कौन सा फीचर है जिसकी सहायता से किसी भी डेटा में कैलकुलेशन की जाती है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि उन्हें फार्मूला कहा जाता है। किसी भी फार्मूला की सहायता से ही एक्सेल की जो डेटा शीट है वहाँ पर कैलकुलेशंस की जाती हैं। एक फार्मूला की स्ट्रक्चर को आप यहाँ समझ सकते हैं, इसको भी आप ज़रूर समझ के जाएं। इससे संबंधित सवाल भी पिछले अदर RSCIT क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की इन MS Excel 2010। सवाल में हमें पूछा गया है MS Excel 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सभी ऑप्शन ज़रूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, टू इंसर्ट द फंक्शन। कोई भी फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। इस शॉर्टकट की को प्रेस करने के बाद में इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने से पहले हम यहाँ शिफ्ट प्लस जितनी भी फंक्शन कीज़ जो कि F1 से लेके F12 यानी कि 12 फंक्शन कीज़ कीबोर्ड पर अवेलेबल रहती हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से हम क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं MS एक्सेल में, वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने रिवीजन के लिए अपने फ़ोन में ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। ये काफ़ी आसान सवाल है, जहाँ पूछा गया है
कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए यानी कि स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पावर पॉइंट 2010 रिबन विच टैब प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर एडिंग डिलीटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्लाइड्स। सवाल में पूछा गया है पावर पॉइंट 2010 में वो रिबन को क्या कहा जाता है जिसमें वो टैब्स अवेलेबल होती है जिनकी सहायता से हम किसी भी स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें फॉर्मेटिंग के टूल्स भी जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए यानी कि होम टैब, जहां पर न्यू स्लाइड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ ये सभी टैब्स आप देख सकते हैं। इसके लिए सभी ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे जहां पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ये कन्फ्यूजिंग इसलिए है कि आप इस टर्म्स का ज़रूर ध्यान रखें कि कई बार वर्कशीट के लिए पूछा जाता है, कई बार वर्कबुक के लिए पूछा जाता है, तो दोनों के शॉर्टकट की अलग-अलग होते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा कंट्रोल प्लस एन। डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्फ़ाबेटिक के कॉम्बिनेशन की आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शॉर्टकट की इसी तरह से याद करें। एक ग्रुप क्रिएट कर लें, जैसे कंट्रोल प्लस सभी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट की हैं, पहले उन्हें याद करें, फिर कंट्रोल प्लस न्यूमेरिक कीज़ को याद करें, फिर कंट्रोल प्लस फंक्शन कीज़ के कॉम्बिनेशन को याद करें। इस तरह से सेपरेट करते हुए अगर आप याद करेंगे, तो आपको चीज़ें जल्दी अच्छी तरीके से याद हो जाएँगी। चलते हैं अगले सवाल पे जहां पूछा गया है इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट ए न्यू कैलेंडर अपॉइंटमेंट। सवाल में पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी सहायता से नया अपॉइंटमेंट जो है वो लिया जा सकता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी मेजर या मोस्ट यूज्ड शॉर्टकट कीज़ हैं एम एस आउटलुक के लिए वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आउटलुक से संबंधित शॉर्टकट की कम पूछी जाती हैं, पर ये वाला प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ पूछी गई हैं और डिफरेंट टाइप या डिफरेंट एप्लीकेशन से पूछी गई हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शॉर्टकट की सभी तरह की आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिंग कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल प्लस सी बटन्स इन एम एस वर्ड 2010। यहाँ पर पूछा गया है एम एस वर्ड 2010 में कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस सी बटन्स में क्या डिफरेंस रहता है। सभी स्टेटमेंट ऑप्शंस के आप ज़रूर रीड करें। हम जल्दी से इसका राइट आंसर देखते हैं जो कि है ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज टू कट टेक्स्ट एंड कंट्रोल प्लस सी इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है और कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूट्यूब। यूट्यूब क्या है। हमें दिए गए ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उनका मतलब समझना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो रिलेटेड रहेगा वही इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि है ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है इट इज़ ए वीडियो शेयरिंग एंड वीडियो सर्च वेबसाइट दैट अलाउज यूजर्स टू अपलोड, वॉच एंड शेयर वीडियोस। ये एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्चिंग प्लेटफॉर्म और वेबसाइट है जहाँ पर यूज़र्स जो हैं वो वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें शेयर भी कर सकते हैं किसी और के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस displayed in the plot area of a chart in MS Excel 2010 called। सवाल में पूछा गया है एम एस एक्सेल 2010 में किसी भी चार्ट एरिया में हॉरिजॉन्टल लाइंस अवेलेबल रहती हैं, उन लाइंस को क्या कहा जाता है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ग्रिड लाइंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ही हों, चार्ट में वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी रहती हैं, तो वो भी ग्रिड लाइंस के अंडर ही आती हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ किसी भी चार्ट एरिया में दो टाइप की ग्रिड लाइंस रहती हैं जिन्हें कि मेजर और माइनर के नाम से कैटेगराइज किया गया होता है। चलते हैं अगले सवाल पे, उससे पहले हम यहाँ पिछले सवाल के सभी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इस तरह के एक्सप्लेनेशंस को आप वीडियो पॉज करके ज़रूर समझें, इससे संबंधित सभी सवाल आप इन फ्यूचर सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रीवियंस रिड्रेसल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए एक सुविधा प्रदान की गई है, वो कौन सी है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है, जो कि है ऑप्शन ए राजस्थान संपर्क करके एक पोर्टल है। उस पोर्टल पे हम सभी अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लेंट्स जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, ग्रीवियंस जो हैं उनको रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही इसमें हमें अकाउंटेबिलिटी के साथ में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में
कि जो भी उस कंप्लेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और क्या एक्शन लिया गया है, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है यूजिंग शिफ्ट डिलीट कीबोर्ड कीज परमानेंटली डिलीट्स द फाइल फोल्डर्स एंड इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन द रिसाइकल बिन। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि शिफ्ट और डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे अगर हम किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, तो वो फाइल या फोल्डर जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और वो फाइल या फोल्डर हमें रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगा अगर हम शिफ्ट और डिलीट की का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है डिफरेंट यूजर अकाउंट्स अलाउ यूनिक सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस सच एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन सेवर फॉर ईच यूजर इन विंडोज 10। विंडोज 10 में डिफरेंट यूजर अपने अकाउंट्स के लिए अलग अलग सेटिंग्स और प्रेफरेंसेस जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि दो तरह के यूजर्स एक ही सिस्टम के ऊपर अपने अपने अलग अलग अकाउंट्स के लिए अलग अलग स्क्रीन सेवर रख सकते हैं अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स के लिए दिए गए ऑप्शंस में से राइट चूज करना है, तो वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए लेजिटिमेट पर्पस ऑफ एसएसओ। सवाल में हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एसएसओ का एक लेजिटिमेट पर्पस या उद्देश्य नहीं है। आप सभी ऑप्शन ज़रूर रीड करें, इस तरह के सवालों के लिए एग्जाम हॉल में ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस तरह के सवालों के ऑप्शन ज़रूर रीड करें। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, टू स्प्रेड मॉलवेयर इन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। ये एसएसओ का एक लेजिटिमेट एग्जाम्पल नहीं है या पर्पज़ नहीं है कि वो सिस्टम्स में अपने जिन भी सिस्टम्स में एसएसओ को एक्सेस किया जा रहा है वहाँ पर वो अपने थ्रू मेलवेयर या वायरसेस को स्प्रेड कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें मैच दिखाना है। कॉलम 1 में एमएस ऑफिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दिखाए गए हैं और इनके मेजर कंपोनेंट्स को कॉलम 2 में दिया गया है। समय बचाने के लिए हम सीधे सही जवाब देखते हैं, जो कि है ऑप्शन सी। करेक्ट मैच आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTP इज यूज्ड एज वन ऑफ द एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स फॉर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP। सवाल में पूछा गया है कि OTP का इस्तेमाल एडिशनल सिक्योरिटी फीचर की तरह से किया जाता है जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जा रही होती है। तो यहाँ पर OTP का फुल फॉर्म हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है MS Word 2010 has a horizontal bar at the bottom which has many options like page number, word count, etc. सवाल में पूछा गया है MS Word 2010 में एक हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज बार होती है नीचे की तरफ, जिसमें कि पेज नंबर लिखाए गए होते हैं, साथ ही साथ कितने शब्द अवेलेबल हैं उस डॉक्यूमेंट फाइल में वो लिखा होता है। तो उसे क्या कहा जाता है, दिए गए ऑप्शंस में से चूज करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, उसे स्टेटस बार कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, जहां पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए फाइल इनटू ए CD DVD इज ऑफन कॉल्ड। किसी भी CD DVD में फाइल्स कॉपी करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है RSCIT के एग्जाम्स में। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी अप्लाइड फॉर थ्रो ई मित्रा पोर्टल। दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस या डॉक्यूमेंट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ई मित्रा पोर्टल की सहायता से, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। सभी तरह के जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी के लिए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम ई मित्रा पोर्टल की सहायता से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे लगभग 450 से प्लस सर्विसेज ई मित्रा पोर्टल पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी। सवाल में पूछा गया है कि हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए किस तरह की कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है या ज़रूरत होती है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, वाईफाई कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। वाईफाई और हॉटस्पॉट में क्या डिफरेंस रहता है, इस सवाल से बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया होगा, तो आप वीडियो पॉज करके इन डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां पूछा गया है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। आप यहाँ ध्यान दें, सेव एज डायलॉग बॉक्स हमें ओपन करना है।
या फाइल को सेव नहीं करना है। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो जिन भी एस्पिरेंट्स के मन में ऑप्शन ए यानी कंट्रोल प्लस एस आंसर आया था, तो दोनों का डिफरेंस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है, जहाँ कॉलम 1 में हमें कुछ डिवाइसेस दी गई हैं, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, और कॉलम 2 में उनके एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन्हें ही हमें करेक्टली मैच करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, करेक्ट मैच यहाँ स्क्रीन पर विजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीडू द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सवाल में पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा जो भी लास्ट एक्शन लिया गया है उसे रीडू करने के लिए, यानी कि उसे दोबारा करने के लिए। इसके लिए सही जवाब रहेगा कंट्रोल प्लस जेड। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल प्लस वाई में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। इस तरह के छोटे सवालों के कन्फ्यूज़न भी आप हमेशा क्लियर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एनिमेशन पेन इन एम एस पावर पॉइंट 2010। सवाल में पूछा गया है एम एस पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन का क्या उद्देश्य या इस्तेमाल होता है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यू कैन सी ए लिस्ट ऑफ एनिमेशंस अप्लाइड टू द स्लाइड। एनिमेशन पेन की सहायता से जो भी जितने भी एनिमेशन हमने किसी एक स्लाइड पर किए गए हैं उन सभी एनिमेशंस को हम वहाँ देख सकते हैं। ये कैसे विजिबल होगा, तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। एनिमेशंस टैब में जाके एनिमेशंस पेन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एनिमेशन पेन विंडो खुल जाएगी, और उस पेन विंडो में हम जितने भी एनिमेशन उस स्लाइड पर अवेलेबल हैं वो सभी देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर ए शॉर्टकट की टू ओपन द सर्च एंड रिमूव डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शॉर्टकट की हमें पूछी गई है जिसकी सहायता से हम सर्च एंड रिमूव डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस एच। यहाँ पर सर्च एंड रिमूव की जगह फाइंड एंड रिप्लेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सभी अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो कि हमने पहले एक सवाल में और देखी थी, वही शॉर्टकट कीज़ यहाँ अवेलेबल हैं रिवीजन के लिए, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइम एग्जांपल ऑफ मूक पोर्टल। दिए गए ऑप्शंस में से मूक पोर्टल का प्राइम एग्जांपल कौन सा है, हमें ये बताना है। इससे पहले इस सवाल का जवाब वही एस्पिरेंट दे पाएंगे जिन्हें मूक पोर्टल के बारे में पता है। तो पहले हम इसका सही जवाब देखते हैं जो कि है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी मूक पोर्टल के एग्जाम्पल हैं। मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जहाँ पर इतने तरह के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें कि हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह के पोर्टल्स को हम मूक पोर्टल कहते हैं। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनको विजुअलाइज करना ज़रूरी है, और एक एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है कि इन सभी वेबसाइट पे विजिट ज़रूर करें। यहाँ पर आपके काम से संबंधित बहुत तरह के कोर्सेज आपको फ्री मिल जाएंगे, और ये सभी कोर्सेज सर्टिफाइड होते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो कि एक पिछले RSCIT एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, कि इंडिया में कौन सा मूक पोर्टल डेवलप किया गया है। तो वो है NPTEL, जो कि IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फिशिंग टेक्निक यूज टू इम्पर्सनेट ए ट्रस्टेड एंटिटी। कि सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सा कॉमन फिशिंग टेक्निक है। फिशिंग यानी हम कह सकते हैं जालसाजी की टेक्निक है, जिसकी सहायता से किसी भी एंटिटी को ट्रस्ट में ले लिया जा सकता है। तो वो साइबर अटैक या साइबर क्राइम किस कैटेगरी में आता है वो हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि उसे स्पूफिंग कहा जाता है, कि यूज़र जो है वो एक्सेस करना चाहता है किसी भी वेबसाइट को, पर जो अटैकर है वो उससे सिमिलर या मिलती जुलती हुई ऐसी वेबसाइट रिप्रेजेंट करता है कि वो रिडायरेक्ट कर दी जाती है उसे, जो ट्रस्टवर्थी वेबसाइट है उसकी बजाय फेक वेबसाइट पे उसे डायरेक्ट कर देती है, और इसी तरह वो साइबर क्राइम का शिकार बन जाते हैं। तो चलते हैं, सॉरी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप यहाँ स्क्रीन पर पिछले क्वेश्चन में दिए गए सभी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझें। साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स भी आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये न केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है, बल्कि अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ को सेव करना चाहते हैं तो भी इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ OCR टेक्नोलॉजी। हमें OCR टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य सवाल में पूछा गया है, वो हमें बताना है। तो सभी ऑप्शन आप ज़रूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, कन्वर्टिंग प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू मशीन रीडेबल टेक्स्ट। यानी कि हम किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट या हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को हम स्कैन करके उन्हें एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उन्हें एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं,
जैसे हमने कॉपी पर हमने कुछ एक पैराग्राफ राइट किया है, क्योंकि वो एडिटेबल नहीं है, उसकी केवल स्कैनिंग से इसके इमेज बनाई जा सकती है। बट ओसीआर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि वो सेम टेक्स्ट को एक एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक वर्ड फाइल या टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा, जहाँ से हम उसे एडिट कर सकते हैं। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। आज के सवाल यहीं ख़त्म होते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।